नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का एकमात्र ऐसा शो जहां पर हर खबर पर पोल के माध्यम से आप भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, वहां आप वोट करेंगे तो नतीजे आप देखेंगे हर बार की तरह जनमत में, जहां हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उनकी बात तो मैं आपको बता दूं। रेल हादसे का जिक्र होगा, आतंकियों की बात होगी, भारत अमेरिका की रणनीति पर बताएंगे, जल संकट की बात होगी और ईवीएम की बात भी हम आपके सामने करने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं उनकी शुरुआत करेंगे, उनके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा आज के इस विशेष कार्यक्रम में। तो देखिए, रेल हादसे के बारे में भी आप जानते हैं कितना बड़ा हादसा हो गया, उसके बारे में भी हमने आपके लिए एक स्टोरी रखी है। लेकिन शुरुआत आज करेंगे कश्मीर से। जनमत में बात करेंगे कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की। जो जम्मू का घाटी को जो लोग बदलना चाहते हैं अपने आतंकी मंसूबों से, उन लोगों की बात करेंगे जिसके तहत आतंकवादी पिछले कुछ दिनों से जम्मू में कहर बरपा रहे हैं, हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और जम्मू में हिंदू गतिविधियों को रोकने के लिए आए दिन तीर्थयात्रियों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन आतंकवादियों के इन जिहादी मंसूबों पर पानी फेरने के लिए मोदी सरकार अपने नए प्लान के साथ तैयार है। आतंकवादियों को अपने पैरों तले कुचलने के लिए पीएम मोदी की टीम ने अब पूरी तरह से तैयारी कर ली है, जिससे अब घाटी में छिपे पाक के टुकड़ों पर पलने वाले जिहादियों की अब खैर नहीं है। तो आखिर क्या है वो मोदी का प्लान, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। सरकार की राजनीतिक व्यस्तता को देखते हुए जम्मू को अपने आतंक के तांडव से दहलाने वाले आतंकवादी अब सावधान हो जाए और वो भी कान खोल कर सुन ले कि जो जम्मू को घाटी में बदलने की जिहादी षड्यंत्र रच रहे थे, जो नापाक पाक के इशारों पर पिछले कुछ दिनों से जम्मू के हिंदुओं का काल बने हुए थे, अब उनके मंसूबे पर बड़ी जल्दी पानी फिरने वाला है। क्योंकि ऐसे जिहादी का काल बनकर जम्मू कश्मीर में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जो 21 जून को योग दिवस के कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर में ही मौजूद रहेंगे, जिसके लिए वो एक दिन पहले पहुंचकर रात्रि प्रवास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कदम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बैठक का परिणाम है जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में लगातार हुए कई आतंकी हमलों के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की थी। जिस बैठक में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और एनएसए अजीत डोभाल के अलावा जांच एजेंसियों और सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे, जिन्होंने अब जम्मू कश्मीर से आतंक को अपने पैरों तले कुचलने का रोड मैप तैयार कर लिया है। वहीं 29 जून से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, जिसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने यात्रा रूट और राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का भी निर्देश दे दिया है। जिसका एक बड़ा कारण ये भी है कि पिछले साल यानी कि 2023 में 4.28 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा अमरनाथ का दर्शन किया था। वहीं इस बार ये आंकड़ा 5 लाख होने की उम्मीद है। वहीं 52 दिनों की अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा बलों की 500 से अधिक कंपनियां तैनात की जा रही है। जम्मू कश्मीर में केंद्र द्वारा लिए गए ये फैसले उन आतंकवादियों के मुंह पर करारा तमाचा है जो जम्मू में हिंदुओं के खात्मे का स्वप्न देख रहे थे, जो तीर्थ यात्रियों पर गोलियां बरसाकर जम्मू कश्मीर के हिंदू धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाना चाहते थे। वहीं अब उन जिहादियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों को जम्मू कश्मीर में योग दिवस मनाते हुए हिंदू श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा पर जाते हुए न चाहते हुए भी देखना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
और इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर आए और आपको बताते हैं क्या हमारा प्रश्न था। जी हां, मोदी के प्लान से होगा आतंक का सफाया। तो 77% लोगों ने, 77% लोगों ने हां में जवाब दिया है। 23% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुमत लेकिन यह मानता है कि मोदी के प्लान से होगा आतंक का सफाया। तो बहुमत मानता है इस बात को। आपको अनुरोध करूंगा लगातार आप वोट करिए जनमत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, और वो जो रिजल्ट है रात को 9 बजे हर बार की तरह हम दिखाएंगे। और जनता का मत, जनता जनार्दन सब जानती है और आपके मत का सरोकार आपको मानते हैं नंबर 1, और आप ही की जो राय है वो दिखाते हैं जनमत में। तो ये मुद्दा था, मोदी के प्लान से होगा आतंक का सफाया। 77% लोगों ने बोला हां सफाया होगा, लेकिन 23% लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं सफाया नहीं होगा। बहुमत लेकिन मानता है होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जनमत में और बात करेंगे सबसे गंभीर मुद्दे की। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे की, जिसमें 15 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुलाकात भी की। आपको बता दें कि अगरतला से सियालदा जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन को एक मालगाड़ी ने न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से करीब 30 किलोमीटर दूर टक्कर मार दी। मालगाड़ी ने यात्री ट्रेन को पीछे से टक्कर मारी, जिससे इस हादसे में ट्रेन के 2 चालक और एक गार्ड की भी जान गई है। वहीं इतने गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर इस देश का विपक्ष राजनीति कर रहा है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। पंद्रह निर्दोष सांसें रुक गईं। 60 लोग घायल अवस्था में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, और इस देश का विपक्ष इतने गंभीर मुद्दे पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा हुआ है। बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुए इस दर्दनाक हादसे से जहां एक ओर पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, जहां एक ओर इस हादसे में शिकार हुए लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, एक ओर जहां इस हादसे पर सरकार हेल्पलाइन नंबर और सहायता राशि जारी कर रही है, वहीं कांग्रेस और बिहार की आरजेडी जैसी पार्टियां इसे एक राजनीतिक मौके के रूप में देख रही हैं। आज सुबह पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने कांग्रेस राज में हुए ट्रेन हादसों को छिपाते हुए पिछले 10 वर्षों में हुई रेल दुर्घटनाओं का जिक्र किया। वहीं दूसरी ओर आरजेडी के लालू यादव, जिन्होंने यूपीए की सरकार में रेल मंत्री के रूप में रेलवे की सूरत बिगाड़ दी, वो आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग करते नजर आए। यही नहीं, 90 के दशक में अपनी सरकार के खिलाफ एक शब्द ना सुन पाने वाले लालू यादव आज बंगाल ट्रेन हादसे पर सरकार से सवाल करते नजर आए, जिसे उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर मांग के तौर पर 5 पॉइंट्स में साझा किया। न्यू जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से हुई टक्कर पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ जया वर्मा सिन्हा की माने तो ट्रेन चला रहे ड्राइवर यानी लोको पायलट ने सिग्नल को नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि हादसे में लोको पायलट की भी मौत हो गई, वहीं कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड की भी जान चली गई। वहीं इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उसके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना में जान गंवाने वाले लोगों को 10 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा हादसे में मारे गए लोगों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मदद का ऐलान किया गया है। लेकिन सरकार के इन कार्यों को नजरअंदाज कर विपक्ष इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति करने में व्यस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
और इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न जो पूछा वो आपको बता देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर वो प्रश्न भी जिसका उत्तर आपने दिया है। जी हां, हादसे पर विपक्ष कर रहा है राजनीति। जनता क्या कहती है इस मुद्दे पर? जनमत क्या कहता है? हादसे पर विपक्ष क्या राजनीति कर रहा है? तो हां, 91% 91% लोगों ने हां में जवाब दिया है। 9% लोग ऐसा नहीं मानते, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत यह मानता है कि हादसे पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। में अब बात करेंगे दिल्ली जल संकट की, जिसको लेकर विवाद इन दिनों गहराता जा रहा है। दिल्ली वासियों के लिए जल संकट एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी के बीच दिल्ली वासी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। वहीं पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमला करने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। अब वार पलटवार के बीच नया राजनीतिक एंगल सामने आया है। क्या है वो? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। दिल्ली में एक तरफ तापमान प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पानी को लेकर सियासत भी अपने चरम पर है। पानी की किल्लत को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। एक और जहां दिल्ली जल संकट पर आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों को दोषी ठहरा रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर टैंकर माफिया को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। इस बीच दिल्ली जल मंत्री आतिशी मारलेना ने पानी की कमी का ठीकरा पाइपलाइन पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा, पाइपलाइन में लीकेज के कारण पानी दिल्ली वासियों तक नहीं पहुंच पा रहा। वहीं जब दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने हजरत निजामुद्दीन इलाके में जल बोर्ड की पाइपलाइन का निरीक्षण किया तो तस्वीर कुछ और निकलकर सामने आई। ये जल बोर्ड के जो पानी की जो पाइपलाइन जा रही है, इसको हम प्रॉपर पेट्रोलिंग के थ्रू देखते रहते हैं, कोई लीकेज ना कर दे, किसी प्रकार कोई इसमें डिफेक्ट ना आ जाए। तो अभी सर आपने देखा कहीं कुछ ऐसा कुछ? नहीं, अभी ऐसा बराबर हम देखते रहते हैं, ऐसा अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी सेफ है, दोनों लाइन चल रही है। कुछ लोग भी थे, उनसे आपने क्या बात की? ये बेसिकली एक कबाड़ का काम करते हैं। हाँ हाँ। तो डेस्परेट टाइप के लोग हैं, ये पड़े रहते हैं, 2-3 महीने से आए हुए हैं, भगा देते हैं इनको, फिर आ जाते हैं, इस टाइप से काम करते रहते हैं। सब मतलब बेसिकली भी यहाँ कोई भी दिक्कत है? नहीं, अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता। कोई भी आता है तो हम इन्फॉर्म कर देते हैं कंसर्न अथॉरिटी को। दिल्ली जल संकट के इस गंभीर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, केजरीवाल सरकार की काम करने की नीयत नहीं है। 1 दशक से केजरीवाल सरकार यहाँ सत्ता में है, लेकिन मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया है। दिल्ली जल बोर्ड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराती अवस्था में है। दिल्ली में ऐसा लगता है कि गैर कानूनी टैंकर माफिया को केजरीवाल सरकार प्रोत्साहित कर रही है। कहते हैं नियत हो तो नियति भी बदलती है। बहुत विनम्रता से कहूंगी कि केजरीवाल सरकार की नियत ही नहीं है काम करने के लिए, इसलिए दिल्ली की नियति बन गया है प्यासा मरना। 1 दशक से केजरीवाल सरकार यहाँ पर सत्ता भोग रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार ने कुछ नहीं करा है। दिल्ली जल बोर्ड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पाइपलाइन चरमराती हुई स्टेट में है, और इसलिए क्योंकि कोई मरम्मत इन्होंने करी नहीं है। दिल्ली में इलीगल टैंकर माफिया को केजरीवाल सरकार ऐसा लगता है कि प्रोत्साहित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल सरकार को लताड़ते हुए पूछा कि इलीगल टैंकर माफिया के ऑपरेशन के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। दिल्ली में वाटर वेस्टेज होती है, 40% से ज्यादा पानी ऐसे ही बह जाता है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। माननीय मंत्री आतिशी जी को यदि प्रेस वार्ताओं से फुर्सत मिले तभी तो वो ग्राउंड पर आकर काम करे। एक बात जरूर कहना चाहूंगी, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। दिल्ली की जनता को पानी पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी छटककर केवल दोषारोपण करते हैं। जल संकट के इस गंभीर विषय पर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, पानी की चोरी हो रही है। अरविंद केजरीवाल और उनके नेता पानी की कालाबाजारी कर रहे हैं। अगर चोरी, कालाबाजारी और लीकेज बंद हो तो दिल्ली वासियों को पानी जरूर मिलेगा। दिल्ली में पानी की चोरी हो रही है। पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्री, उनके विधायक कर रहे हैं। अगर ये पानी की चोरी, कालाबाजारी और ये बर्बादी रोक ली जाए, पानी का लीकेज रोक लिया जाए तो दिल्ली को पूरा पानी मिल सकता है।
दिल्ली में आज जो पानी के लिए हाहाकार मचा है उसका कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार है। जल संकट के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित जल संकट चल रहा है। जब मैं ऐसा कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि भाजपा चाहती है कि दिल्ली के लोगों को पानी न मिले। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट चल रहा है। और जब मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी वाले चाहते हैं दिल्ली के लोग पानी ना पाएं, दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध ना हो, और इसके लिए जितने जतन, जितनी साजिश, जितने तरीके से दिल्ली को पानी संकट में डाल सकते हैं, पूरी की पूरी कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं दिल्ली के अंदर हरियाणा से पानी आता है, एक निश्चित मात्रा में उनको पानी देना होता है, और अगर वो पानी उस मात्रा में दिल्ली को नहीं देंगे तो जाहिर तौर पे पानी की उपलब्धता दिल्ली में कम हो जाएगी। दिल्ली में जल संकट को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, ये भाजपा द्वारा प्रायोजित है। दिल्ली में लगातार पानी की किल्लत पर आरोप पड़ने का दौर शुरू है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है तो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन इस बीच सबकी निगाहें बस इस चीज पर टिकी है कि आखिर कब दिल्ली वासियों को पानी की किल्लत का समाधान मिलेगा। आखिर कब दिल्ली वासियों को पानी की समस्या से समाधान मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लीजिए। दिल्ली जल संकट पर घिर चुकी है आम आदमी पार्टी, ये हमारा प्रश्न था। तो 91%, 91% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 9% लोगों ने ना में जवाब दिया। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि दिल्ली जल संकट पर घिर चुकी है आम आदमी पार्टी। लगातार वोट करिए, आपके वोट को हम दिखा रहे हैं जनमत में, आपके फेवरेट कार्यक्रम में लाइव आपको रिजल्ट्स भी हम बता रहे हैं जनमत में। तो लगातार आपको हम ये कहेंगे कि आप वोट करेंगे तभी आप जो रिजल्ट है वो देख पाएंगे, और वही रिजल्ट आपको हम एग्जैक्टली यहां पर दिखा रहे हैं। जहां पर दिल्ली जल संकट की जब बात की जाती है तो आम आदमी पार्टी घिर चुकी है, ये आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि 91% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है कि दिल्ली जल संकट पर घिर चुकी है आम आदमी पार्टी। चलिए अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। देखिए, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो कि सोच को बदल सकता है, सोच को एक दिशा दे सकता है। लेकिन अगर एक इतिहास से छेड़छाड़ की गई हो, शिक्षा से छेड़छाड़ की गई हो, तो सोच को खराब भी कर सकता है। इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की नई किताब बाजार में आ गई है, लेकिन इस बार इसमें कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। एनसीईआरटी ने क्लास 11वीं और 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब में 8 अहम बदलाव किए हैं। राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस की नई किताब में कई चैप्टर्स में पुराने टेक्स्ट को बदल दिया गया है। इसमें अयोध्या, राम जन्मभूमि, गोधरा कांड, लिफ्ट की परिभाषा समेत कई मुद्दे शामिल हैं। इस बदलाव का क्या असर पड़ेगा, किस चैप्टर में क्या बदला जाएगा, क्या बदला गया है, आपको समझाएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश सकलानी ने क्या कुछ कहा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का क्या कुछ कहना है एनसीईआरटी के इन नए बदलावों के बारे में। उन पराक्रमियों का, उन बलिदानियों का याद है जिन्होंने सदियों से हमारे देश की रक्षा की है। ये सम्मिलित बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये तो आश्चर्य की बात है, पहले क्यों नहीं हुआ। नहीं पढ़ाया जा रहा है ना, क्लास में तो मार्च में किताब आ गई थी और मार्च से वो सब बताया। 11 थीम सेक्रेटरी साहब ने बताया ना आपको, वो 11 विषय हैं जो कि शरीर और मन को प्रभावित करने वाले हैं सब, और तरह तरह की चीज़ें, आप नई नई चीज़ें आती रहती हैं, वो सब समय समय पर होता रहता है। 21वीं सदी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत की मूल विचार के आधार पे, इंडिया नॉलेज सिस्टम के आधार पे एक फ्यूचरिस्टिक टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो बनाए
आज उसकी पहला ओरिएंटेशन मीटिंग हुई। हमें पूरा विश्वास है भारत के ऊपर जो विश्व की समुदाय की अपेक्षा है, प्रधानमंत्री जी ने अमूर्त काल की सपना देश को दिखाया है। उस समय में आज की जो टेक्स्ट बुक बनेगा, आज की जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनेगा, उस आवश्यकता को पूरा करेगा। माध्यम से समझिए, ग्राफिक्स के माध्यम से जानिए क्या बदलाव हुआ है। कांग्रेस के राज में लेफ्ट गरीबों की सरकार और नीतियां, ये था। और फिर बीजेपी में बदलाव किया गया। गोधरा कांड में मुस्लिम पर अत्याचार, ये लिखा था। और बीजेपी के राज्य में क्या लिखा वो बताया। नेहरू के सांप्रदायिकता को राष्ट्रीय एकता के लिए बताया था खतरा। और बीजेपी में आजाद कश्मीर और अब पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, ये बात कही गई है। और फिर एनसीईआरटी ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है। हमें स्कूल के बच्चों के लिए, देखिए ये बातें, क्या छात्रों को ऐसा पढ़ाना चाहिए कि वो आक्रामक हो जाएं? और क्या हम अपने समाज में नफरत पैदा करें या नफरत का शिकार हों? ये एनसीईआरटी की तरफ से कहा जा रहा है। और हम पॉजिटिव नागरिक बनाना चाहते हैं, ना कि वायलेंट और डिप्रेस्ड। और नफरत और हिंसा किताबों का फोकस नहीं होना चाहिए, ये भी एनसीईआरटी की तरफ से कहा गया है। और साथ ही जब वो बड़े हो जाएंगे तो इस बारे में जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये एक स्मॉल बुक है, छोटी किताब है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में बदलाव सालाना संशोधन का हिस्सा है, तो ये कुछ नया नहीं है, ये होता ही है। एनसीईआरटी के सिलेबस की भगवाकरण की कोई कोशिश नहीं की गई है, जो विपक्ष आरोप लगाने का प्रयास कर रहा है। सभी बदलाव साक्ष्य और तथ्यों की जानकारी के लिए हैं। ये भी बता दें, एनसीईआरटी की तरफ से अपनी सफाई जो है, अगर कुछ अप्रासंगिक जो हो जाए तो उसे बदलना होगा। ये एनसीईआरटी की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस के राज में लेफ्ट गरीबों की सरकार और नीतियां, लेफ्ट बीजेपी में देखिए उसी से कांग्रेस में गोधरा कांड और बीजेपी के राज में किसी भी हिंसा में सभी समुदायों की कोई नाम नहीं लेना चाहिए, वो बात कही गई है। फिर कांग्रेस के राज में सांप्रदायिक नेहरू द्वारा और आलोचना पर ध्यान केंद्रित खतरा बताया गया था। और यहां पर सांप्रदायिकता की आलोचना पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तो ये फर्क जो है वो दिखाया जा रहा है। कांग्रेस के राज में क्या फर्क है और बीजेपी के राज में क्या फर्क है टेक्स्ट बुक के सिलेबस के हिसाब से। जहां नेहरू ने सांप्रदायिकता को राष्ट्रीय एकता के लिए बताया था खतरा, और नेहरू द्वारा सांप्रदायिकता की आलोचना पर ध्यान केंद्रित यहां पर किया गया। जनमत में अब हम बात करेंगे विपक्ष के राग ईवीएम की और उनके इस राग के सुर में ताल मिलाती वामपंथी मीडिया की, जो अपनी निष्पक्षता और प्रामाणिकता के लिए खुद ही अपनी पीठ थपथपाते रहती है। मुंबई से निकलने वाली मिड डे इंग्लिश डेली ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बयान के आधार पर खबर छाप दी कि ईवीएम ओटीपी बेस्ड है, यानी यह हैक किया जा सकता है। खबर छपने के बाद चुनाव आयोग ने मिड डे की खबर का खंडन किया और कहा कि झूठी खबर छापने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद मिड डे ने अपनी सफाई छापी और कहा कि ये एक एरर थी। तो आइए आपको बताते हैं कि ईवीएम के इस मुद्दे पर किसने क्या कहा था, और वो भी सारी चीजें आपको बताएंगे और ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको सारी चीजें जो है वो समझाने का प्रयास करेंगे। पहले आप ग्राफिक्स देख लीजिए। मतदान के समय फोन का इस्तेमाल हो रहा था, मिड डे समाचार का ये दावा है, ये इनका दावा किया गया था। और जो झूठा निकला, एनडीए प्रत्याशी रविंद्र वायकार के रिश्तेदार फोन इस्तेमाल कर रहे थे, तो ईवीएम को हैक करने की बात कह दी। वोटिंग के समय फोन ईवीएम से कनेक्ट था। तो ये देखिए नया निकाला है मिड डे ने, ओटीपी के जरिए ईवीएम अनलॉक किया गया। तो देखिए झूठ से क्या बोले, अंत नहीं है झूठ का। ईवीएम को ओटीपी से अनलॉक नहीं किया जा सकता। आप समाचार की सफाई, प्रकाशित रिपोर्ट गलत थी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए गलत, ये माफी मांगने के समय की बात है, गलती के लिए माफी मांगी। तो पहले गलती कर दी, इतनी बड़ी गलती, और आग लगा दी। उसके बाद अब क्या रिएक्शन है? हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। इलॉन मस्क कह रहे हैं इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का जोखिम हालांकि छोटा है, फिर भी बहुत अधिक है। ये इलॉन मस्क कह रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, जो किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है। तो राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। तो देखिए ईवीएम्स इन इंडिया आर अ ब्लैक बॉक्स कह रहे हैं राजीव चंद्रशेखर। ये एक व्यापक तौर पर
सामान्य कथन है जिसका अर्थ है कि कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता है। ये गलत है। इलॉन मस्क का विचार अमेरिका और अन्य स्थानों पर लागू हो सकता है जहां वे इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीनें बनाने के लिए, आप सोचिए, नियमित कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का उपयोग करते रहते हैं। लेकिन भारतीय ईवीएम, आपको यह भी बताएं, राजीव चंद्रशेखर के द्वारा कहा गया है कि भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन, सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हो जाता, कोई ब्लूटूथ नहीं है, कोई वाईफाई नहीं है, इंटरनेट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ठीक वैसे ही तैयार और निर्मित किया जा सकता है जैसे कि भारत ने किया है। तो ये राजीव चंद्रशेखर जी, उनके द्वारा ये कहा गया है। देखिए, एफ कैनेडी के द्वारा प्राथमिक चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से संबंधित सैकड़ों मतदान अनियमितताएं देखी गईं। सौभाग्य से वहां एक कागजी निशान था, इसलिए समस्या की पहचान की गई और वोटों की संख्या को सही किया गया। ये देखिए, कुछ भी उन न्याय क्षेत्रों में क्या होता है जहां कोई पेपर ट्रेल नहीं है। अमेरिकी नागरिकों को यह जानना होगा कि उनके सभी वोट गिने गए थे और उनके चुनावों को हैक नहीं किया जा सकता। चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप से बचने के लिए हमें कागजी मतपत्रों की ओर लौटने की जरूरत है। मेरे प्रशासन को कागजी मतपत्रों की आवश्यकता होगी और हम ईमानदार और निष्पक्ष चुनाव जो है उसकी वो कराएंगे, उसकी गारंटी लेंगे। अब इस मुद्दे पर, जी हाँ, इस मुद्दे पर और क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, क्या कुछ किसने क्या कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। No OTP on mobile phone that for unlocking EVM, as it is a non-programmable device and it has no wireless or wired communication. It is a complete lie being spread by this newspaper. There is no communication device on the EVM. While I respect Elon Musk and what he has achieved, I think he is factually incorrect by saying anything can be hacked, anything electronic can be hacked. A calculator cannot be hacked. An electronic toaster cannot be hacked. So therefore, there is a limit in terms of where this paradigm of hacking and this can extend to, and therefore the EVM is not, and therefore I think Elon Musk hasn't understood what the Indian EVM is. The Indian EVM does not lend itself to being hacked because it is precisely a very limited intelligence device. It is a device that only counts the votes and stores the count. It is not a sophisticated machine that Elon Musk is thinking of that can be hacked, and therefore he is factually wrong. And look, I am not certainly Elon Musk, and I can't claim that I have launched rockets, but I also have a certain understanding of technology. To claim that there cannot be any secure electronic or digital product in the world is to then say every Tesla car can be hacked. तो देखिए, राजीव चंद्रशेखर ने क्या कह दिया कि भाई आप हम पर आरोप लगा रहे हैं, तो हैक तो टेस्ला की गाड़ी भी हो सकती है और उसकी संभावना बहुत ज्यादा है। मतलब ईवीएम में तो कोई ऐसी कनेक्टिविटी है नहीं, स्टैंड अलोन डिवाइस ये है, लेकिन टेस्ला को हैक किया जा सकता है, ये सत्य के रूप में आप समझ सकते हैं। इस पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी देख लीजिए। ईवीएम की आड़ में विपक्ष अपनी हार को छिपाने का प्रयास कर रहा है क्या? 88% लोगों ने हां में जवाब दिया, 12% लोगों ने ना में जवाब दिया। तो देखिए, विपक्ष एक बात तो है, आरोप जो है ईवीएम पर बिल्कुल लगाता है, लेकिन ये बात भी वो नहीं बोलना चाहता कि भाई इस बार जो काफी अच्छा आंकड़ा विपक्ष को मिला, जो इंडी गठबंधन को आंकड़ा यहां पर मिला, तो क्या ईवीएम अब भी खराब है? क्या जो उनको वोट मिले वो भी ईवीएम की खराबी के कारण मिले? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और चुनाव आयोग पर ईवीएम पे इस तरीके का शक करना, ये बिल्कुल एक तरीके से लोगों के साथ उनको भ्रम में डालने का प्रयास करने जैसा ही है और इससे किसी भी पार्टी को कोई लाभ नहीं हो सकता। निष्पक्ष ही भारत में हमेशा से चुनाव होते रहे, होते रहेंगे, तभी सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं। अगर निष्पक्ष नहीं होते तो एक ही सरकार लगातार यहां पर बनी रहती। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बकरी ईद की। जी हां, दरअसल आज बकरी ईद के दिन में आपको बताएं, तेलंगाना के कांग्रेस नेता ने एक विवादित पोस्टर साझा किया जिस पर गाय की तस्वीर बनी हुई थी, जिस पर बाद में उन्होंने माफी मांगी। लेकिन यहां सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है और ये हिंदुओं की भावनाओं के साथ इस तरीके से खिलवाड़ क्यों करते हैं? और ऐसा करना नहीं चाहिए, और अगर खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है?
आखिर किस मकसद से कांग्रेस के इस नेता ने तस्वीर साझा की थी और आखिर क्यों कांग्रेस जानबूझकर ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में बढ़ावा देती है जो हिंदुओं का अपमान करते हैं और हिंदुओं के अपमान करते हैं। बता दें कि आज बकरीद के दिन दिल्ली के नंदनगरी इलाके से बड़ी खबर सामने आई है। नंदनगरी की अगर बात करें तो वहां खाली कूड़े के मकान में जो है वहां पर भी गौवंश मिले थे। नंदनगरी के पास मंडोली इलाका है और इसी मंडोली इलाके के खंबा नंबर 4 के पास हनुमान मंदिर के बगल में कूड़ेदान में गौवंश के अवशेष पाए गए थे। साथ ही आपको बताएं वहां पर भैंस अन्य जानवरों के भी अवशेष यहां पर पाए गए थे। वहीं बागपत में भी यमुना किनारे जो कटी हुई गौमाता बरामद की गई थी, जिससे मामला गर्मा गया है। पुलिस ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज की है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि आखिर बकरी ईद के दिन पशुओं की निर्मम हत्याओं पर पर्यावरण संरक्षण वाले सेलिब्रिटीज अब कहां छिपे बैठे हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। भाईचारे की आड़ में हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला ये वीडियो झारखंड का है। अपने अल्लाह को खुश करने के लिए बकरीद के मौके पर झारखंड की राजधानी रांची के पीस रोड स्थित रमजान कॉलोनी में गौ माता के बच्चे को काटा गया। बकरीद के नाम पर गाय की हत्या क्यों? ये सवाल पिछले कई सालों से खड़े हो रहे हैं। लेकिन धार्मिक आजादी के नाम पर हर साल बकरीद पर हिंदू आस्था का दमन खुलकर किया जाता है। बकरीद के नाम पर विद्रोह करना, जानबूझकर माहौल बिगाड़ने का चलन चल पड़ा है। इधर मुंबई में कुर्बानी के लिए बेचे जाने वाले बकरे पर राम लिखकर उसे हलाल करने की तैयारी की गई थी। अब आप ही सोचिए, ये हिंदुओं को उकसाकर माहौल बिगाड़ने का षड्यंत्र नहीं तो क्या है? हालांकि मीट दुकानदार को गिरफ्तार कर दुकान को सील कर दिया गया और राम लिखे बकरे को कसाईयों से मुक्ति मिल गई। ये कुप्रयास देश के कई हिस्सों में किए गए। इधर भाग्यनगर के ओवैसी ने इसी तरह के उकसाने वाली घटनाओं पर बोलने के बजाय विक्टिम कार्ड खेलने लगे। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने मध्य प्रदेश में तस्करों पर घड़ियाली आंसू बहाया और 2015 वाले अखलाक प्रकरण से इस घटना को जोड़कर सरकार की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए। इधर हिंदू पर्व त्योहारों पर उंगली उठाने वाले सेलिब्रिटीज भी मोर्चे पर आ गए। होली पर पानी की बर्बादी की बात करने वाले, दिवाली पर दीपक और पटाखे जलाने पर प्रदूषण की दुहाई देने वाले सेलिब्रिटीज भी बकरीद की कुर्बानी के नाम पर होने वाले पशु क्रूरता और जीव हत्या को कल्चर बताने पर आमादा है। ऐसा ही एक विवादित नाम है स्वरा भास्कर। स्वरा ने एक ट्वीट पर लिखा कि सच कहूं तो मुझे वेजिटेरियन लोगों की एक बात समझ नहीं आती। आप लोगों को सारी डाइट गाय के बछड़ों को उनकी मां के दूध से वंचित करके, गायों को जबरन गर्भवती कराकर फिर उन्हें उनके बच्चों से अलग करने और उनका दूध चुराने से बनती है। इसके अलावा आप जड़ वाली सब्जियां खाते हैं जिससे पूरा पौधा ही खत्म हो जाता है। बेहतर होगा कि आप रिलैक्स करें क्योंकि आज बकरीद है। ग्रीन दिवाली और ग्रीन होली वाले सैद्धांतिक विचार आखिर इतने बड़े स्तर पर होने वाली पशु क्रूरता पर क्यों नहीं लागू होते? ये बड़ा सवाल है। ये दोहरा मापदंड क्यों? बकरीद पर जानवरों की हत्या बंद होनी चाहिए क्योंकि ये पर्यावरण ही नहीं, मानवता पर उठता एक बड़ा सवालिया निशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जनमत में अब बात कर्नाटक में बढ़े पेट्रोल डीजल के दामों की करते हैं। आपको बता दें, कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल के दाम में 3 रुपए 20 रुपए का इजाफा किया है। यह बढ़ोतरी कर्नाटक सेल्स टैक्स में बदलाव के बाद हुई है क्योंकि राज्य सरकार ने बिक्री कर में 29.84% और 18.44% की बढ़ोतरी की है। इस पर बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालविया ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि खटाखट टकाटक लूट शुरू हो गई है। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालविया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि कर्नाटक में हाथ बदल रहा है, हालात
वहीं खटाखट पेट्रोल 3 रुपए महंगा हो गया, जबकि टकाटक डीजल 3 रुपए 20 पैसे 3.2 जो है उसका महंगा होना यहां पर सामने आया है। दरअसल पेट्रोल पर बिक्री कर 25.92% से बढ़ाकर 29.84% और डीजल पर 14.3% से बढ़ाकर 18.4% कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद बेंगलुरु में पेट्रोल 99.84 रुपए लीटर और डीजल 85.93 रुपए लीटर हो गया है। तो देखिए, कर्नाटक में पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम और कीमतों में 3.05 रुपए प्रति लीटर का उछाल जो है वो देखने को मिला है। तो ये आरोप जो है अमित मालवीय की तरफ से लगाया गया कि देखिए खटाखट कैसे महंगाई जो है वो बढ़ रही है। तो आप ये देखिए, पेट्रोल के बारे में जब सरकार को घेरने की बात आती है तो उस वक्त सरकार को घेरने का कोई मौका जो थी वो कांग्रेस सरकार नहीं छोड़ती थी। लगातार हर बार जो भी मुद्दा रहा है, महंगाई के मुद्दे को उठाने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया गया। लेकिन अब अगर कांग्रेस में ही कर्नाटक में ये महंगाई बढ़ जाती है तो फिर उसका जवाब जो है वो कौन देगा। यहीं पर देखिए, लगातार राहुल गांधी भी महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, लेकिन जब अब उन्हीं की सरकार के द्वारा शासित एक प्रदेश में, एक राज्य में अगर इतना दाम जो बढ़ जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? यहाँ कांग्रेस को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसीलिए अमित मालवीय की तरफ से जो खटाखट वाला डायलॉग था, वो फेमस डायलॉग कि भाई आपके खाते में 8,000 रुपये महीना, 8,500 रुपये महीना हर महीने खटाखट आने लगेगा, जो 1 लाख का वादा कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को किया गया था, उसी की याद दिलाते हुए अमित मालवीय ने ये तंज कसते हुए उन पर ये सारी बातें कही थी। जनमत में अब बात आज के एक और अहम मुद्दे की करते हैं। आपको बता दें, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जी हां, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA जैक सुलिवन आज भारत यात्रा पर आए हुए थे, जहां उनकी दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सुलिवन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की मीटिंग में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ के बाद किसी अमेरिकी अधिकारी का यह पहला भारत दौरा है। भारत और अमेरिका दोनों दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। इन दोनों देशों के बीच कई स्तर पर व्यापक बातचीत और समझौते हुए हैं। अब दोनों देशों के अधिकारियों के बीच गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन की स्थापना को लेकर बातचीत हुई है। दोनों पक्षों के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे खासतौर पर रक्षा प्रौद्योगिकी एवं रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने पिछले साल भी इन्हीं दिनों में भारत का दौरा किया था। उस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। तो ये तस्वीर भारत की आपको बताई जैक सुलिवन की मुलाकात एस जयशंकर से। और इसी खबर पर हमने आपसे पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। भारत अमेरिका के संबंधों में सुधार की जरूरत है क्या? क्या कोई खटास है, ऐसी कोई बात है? 85% लोग कहते हैं हाँ भाई जरूरत है, 15% लोग कहते हैं जरूरत नहीं है, लेकिन बहुमत मानता है कि सुधार की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। जनमत में अब बात करेंगे कांग्रेस की माफी की। जी हां, आपको बता दें, केरल कांग्रेस ने, आपको तस्वीरें दिखाएंगे, अपने एक पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप को लेकर की गई एक पोस्ट को लेकर माफी मांगी है। इस पोस्ट में कांग्रेस की केरल शाखा ने पीएम मोदी को भगवान बताते हुए उनका और पोप का मजाक उड़ाया था। दरअसल G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी, ये लीजिए, यही वो ट्वीट था, पीएम मोदी और पोप फ्रांसिस की मुलाकात हुई। तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है जिस पर केरल कांग्रेस ने मजाक उड़ाते हुए लिखा था कि आखिरकार पोप को भगवान से मिलने का मौका मिल गया है। कांग्रेस ये लिखते समय भूल गई कि उसने पीएम मोदी की तुलना जीसस क्राइस्ट से कर दी है, क्योंकि पोप के भगवान तो जीसस ही हैं। वहीं अब इस पर कांग्रेस की आलोचना होने लगी है।
तब कांग्रेस ने माफी मांगते हुए लिखा कि कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता पोप का अपमान करने के बारे में दूर दूर तक नहीं सोच सकता, लेकिन ये पोस्ट कर देते हैं, उसके बाद माफी मांगने की बात सामने आती है। और सोचिए, इन्होंने पोप को एक जगह रखा और उसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी को एक जगह रखा, और फाइनली द पोप गॉट अ चांस टू मीट गॉड। तो यहां पर मोदी को भगवान बनाते हुए पोप को ये दिखा रहे हैं कि वो भगवान से मिल रहे हैं। इसी बात को लेकर ये पोस्ट भी वायरल हो गया है और काफी आलोचना केरल कांग्रेस की हो रही है कि आपने ऐसा किया तो किया कैसे। और जो भगवान की बात होती है, पोप के लिए भगवान तो केवल जीसस क्राइस्ट ही हैं, उन्हीं का नाम वो लेते हैं। तो ये पिक्चर जो वायरल हो गई है वो दिखाई जा रही है। पीएम मोदी का मजाक उड़ाना था, लेकिन गलती भारी कर बैठी कांग्रेस पार्टी केरल में। तो देखिए, लगातार ऐसी बातें अगर सामने आती हैं तो बचकर पोस्ट करना चाहिए। चलिए, खबरों की तो बहुत बात हमने आपसे की। जनमत में अब वक्त है हमारे सुविचार सेक्शन का। सुविचार, जहां हम हर खबर से हटकर, देखिए खबरें सारी बताते हैं आपको, महत्वपूर्ण जो आपको जानकारी देनी है। सुविचार, जहां हम खबर से हटकर कुछ ऐसी बातें करते हैं जहां आप हो ना हो कुछ तो सीख के जाएंगे। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सार में एक संदेश, यानी समरी में, एंड में एक संदेश छिपा है। एक बार एक बहुत धनी और जिज्ञासु राजा था। इस राजा ने एक सड़क के बीच एक विशाल शिला यानी पत्थर को रखवा दिया। फिर वह यह देखने के लिए पास में छिप गया कि क्या कोई उस विशाल पत्थर यानी उस चट्टान को सड़क से हटाने की कोशिश करेगा। सबसे पहले जो लोग वहां से गुजरे वे राजा के दरबारी थे और कुछ सबसे बड़े बड़े धनी व्यापारी, राजा के जानकार, वो लोग थे वहां पर। इसे हिलाने के बजाय वे सब आपको बता रहा हूं, वे बस इसके चारों ओर घूमते रहे। कुछ लोगों ने वहां जोर जोर से सड़कों का रखरखाव ना करने के लिए राजा को दोषी ठहराया और राजा ये सारी बातें सुन रहा था। उनमें से किसी ने भी चट्टान को हटाने की कोशिश नहीं की। आखिरकार एक किसान आया, वो भी वहां से गुजर रहा था। उसकी बाहें, उसके हाथ सब्जियों से भरी हुई थी, थैले उसके हाथों में थे सब्जियों के। जब वे चट्टान के पास पहुंचा तो दूसरों की तरह उसके चारों ओर घूमने के बजाय किसान ने अपना बोझ नीचे रख दिया और पत्थर को सड़क के किनारे ले जाने की कोशिश की। इसमें उसने काफी मेहनत करनी पड़ी उसने काफी मेहनत करी, लेकिन आखिरकार किसान सफल हो गया। उसने उस पत्थर को, चट्टान को हटा दिया। किसान ने अपना बोझ उठाया और वह अपने रास्ते पर जाने के लिए तैयार था। तभी उसने सड़क पर जहां चट्टान थी वहां एक बटुआ देखा, यानी एक पर्स देखा। वहां पर एक पर्स पड़ा हुआ था। किसान ने पर्स को खोला, बटुए को खोला और पर्स सोने के सिक्कों से भरा हुआ था और उसमें राजा का एक नोट, अंग्रेजी में नोट कहते हैं, यानी कि एक संदेश भी था। राजा के नोट यानी संदेश में लिखा था कि पर्स का सोना सड़क से पत्थर हटाने का इनाम था। राजा की सोच के चलते किसान ने वो बात सीखी जो हम में से बहुत से लोग कभी नहीं समझ पाते। प्रत्येक बाधा हमारी स्थिति में सुधार करने का अवसर प्रस्तुत करती है। तो जनमत में, सुविचार में ये था आज का विषय, आज की कहानी। ऐसे और विषय हर रोज आपके लिए लाएंगे खबरों के साथ। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।